नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 35वां व्याख्यान है। इसके अंतर्गत हम दिल्ली सल्तनत में जो चल रहे तुगलक वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि पिछले व्याख्यानों में हमने दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंशों के बारे में अध्ययन किया। यह अध्ययन इसलिए आवश्यक था क्योंकि जब दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था, उसी समय पर जो कि दक्षिण भारत है, यहाँ पर जो कुछ राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें बहमनी साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य थे। इसलिए इनका अध्ययन करना आवश्यक था, अतः हमने इनका अध्ययन किया। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए फिरोज शाह तुगलक के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का व्याख्यान करने से पूर्व इस व्याख्यान की रूपरेखा देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम फिरोज शाह तुगलक, तैमूर लंग, जो कि उस समय पर जब फिरोज शाह तुगलक शासन कर रहे थे, इनके समय में ही तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है। यह आक्रमणकारी होता है। इसके बारे में भी हम आज के व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। आइए समझ लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बना। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई यही था। हम देखते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय वह अयोग्य साबित होने लगा, क्योंकि इसकी बहुत सी विफलताएं थी। यह बहुत जैसा कि हमने पढ़ा कि यह बहुत पढ़ा लिखा शासक था और इसकी जो भी नीतियां चल रही थी वो लगातार विफल होती जा रही थी। अतः इसके बाद इसका जो चचेरा भाई होता है फिरोज शाह तुगलक, वह शासक बनता है, जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। जो फिरोज शाह तुगलक हैं, इन्होंने बहुत ही नहरों का निर्माण करवाया तथा सिंचाई से संबंधित कार्य किए अपने राज्य में। यह पहला ऐसा शासक था जिसने आमदनी का ब्यौरा करवाया था। यह बहुत ही कुशल शासक था। अतः इसने नहरों के निर्माण के अलावा इसने अपने राज्य में जो भी इससे जो इसका जो राज्य का जो सोर्स होता था, वो सबसे प्रमुख सोर्स होता था कृषि कर। इसने जो जो भी कर आय व्यय होता था उसका हिसाब लेने के लिए, जो भी यहाँ की आमदनी हुआ करती थी उनका ब्यौरा लेने के लिए प्रमुख कार्य किए। इसने प्रमुख नगर बसाए, जिनमें हिरास जूनागढ़ को जूना खां की याद में बनवाया गया था। जौनपुर, फिरोजाबाद आज की जो दिल्ली क्षेत्र है, दिल्ली को ही फिरोजाबाद कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने लड़कियों एवं विधवाओं की सहायता के लिए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिए। दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और यह जो विभाग था, यह लड़कियों एवं विधवाओं की सहायता के लिए खोला गया था। फिरोज शाह तुगलक ने बीमारियों के इलाज के लिए दर उल सफ़ा अस्पताल की स्थापना की थी। इसने अस्पताल की भी स्थापना की जिसका नाम दर उल सफ़ा था। फिरोज शाह तुगलक ने 4 प्रकार के करों जजिया, जकात, खज्म, खरात को नियम पूर्वक वसूला। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने राज्य में इस्लाम के कानूनों को उलेमा वर्ग यानी मुस्लिम साधु सन्यासी थे, उनकी प्रधानता थी। जो यहाँ पर मुस्लिम साधु सन्यासी थे, इनके द्वारा जो भी टीचिंग्स दी जाती थी, इनके जो भी नियम थे, वह जनता पर लागू किए जाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा सुल्तान था, पहला सुल्तान था जो है धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण इसलिए इसने जो उलेमा थे उनको महत्वता देते हुए, जो कि यहाँ की जनता थी, उन पर धर्म की जो भी टीचिंग्स थी उनको अपने राज्य में लागू किया। इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी। इसकी आत्मकथा का नाम फतूहत ए फिरोज शाही था। फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश के सभी शासक अयोग्य साबित हुए। इस वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। इसी के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारियों ने 1338 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद इसका चचेरा भाई होता है फिरोज शाह तुगलक, वह गद्दी पर बैठता है। इसने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। यह पहला ऐसा शासक था जिसने जो भी राज्य की आमदनी होती थी उसका ब्यौरा करवाया था। इसने प्रमुख नगर बसाए जिनमें हिरास, जूनागढ़, यह जूना खां की याद में बनवाया गया था, जौनपुर, फिरोजाबाद
जो आज की दिल्ली है, दिल्ली का पहले नाम इसके समय पर जो दिल्ली का नाम है वह फिरोजाबाद हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक ने लड़कियों एवं विधवाओं के लिए कौन से विभाग की स्थापना की? दीवान ए खैरात। और बीमारियों के इलाज के लिए एक अस्पताल भी खुलवाया, उसका नाम था दर उल सफ़ा। फिरोज शाह तुगलक ने 4 प्रकार के कर वसूले, जिसमें जिसमें जो 4 कर थे वह थे जजिया, जकात, खज्म और खरात। इनको इसने नियम पूर्वक वसूली की। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने राज्य में इस्लाम के कानूनों के लिए उलेमा वर्ग यानी मुस्लिम धर्म के जो साधु सन्यासी होते हैं उनके लिए प्रधानता दी थी। उनको प्रधानता देने के कारण उनके द्वारा जो बताई हुई टीचिंग्स थी वह जनता पर थोपी जाती थी या उनका पालन करने के लिए कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ससगनी के नाम पर सिक्का चलवाया था, वह 6 जीतल के बराबर होता था। जिस प्रकार हमारी जो भारतीय मुद्रा है वह जो जिसके जो 80 रुपये हैं, लगभग 80 रुपये $1 के बराबर होते हैं, उसी प्रकार इसका जो सिक्का था ससगनी सिक्का वह 6 जीतल के बराबर होता था। इसने एक अपनी आत्मकथा लिखी। जो आत्मकथा थी इसका नाम फतूहत ए फिरोज शाही था। फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश के सभी शासक अयोग्य साबित हुए। इस वंश का जो अंतिम शासक था वह था नसूरुद्दीन महमूद। इसी के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारियों ने 1338 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। आइए आगे देखते हैं। आइए जान लेते हैं तैमूर लंग के बारे में। तैमूर लंग का जो भारत पर आक्रमण था, यह है तैमूर लंग की तस्वीर, आप देख सकते हैं। बहुत ही क्रूर शासक हुआ करते थे ये। तैमूर लंग मंगोलिया देश का एक तैमूर जाति का एक व्यक्ति था। यह 14वीं सदी में शासक बना था जिसने तैमूर वंश की स्थापना की थी और इसका जो राज्य था वह पश्चिम एशिया से मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला हुआ था। इसके पिता तुर्कों के नेता हुआ करते थे। 1369 ईस्वी में यह समरकंद के जो अमीर के रूप में इसके पिता के सिंहासन पर बैठता है। 1369 ईस्वी में इसके जो पिता थे वो अमीर हुआ करते थे और जो तैमूर लंग था यह 1369 ईस्वी में यह अपने पिता के जो सिंहासन है उस पर बैठता है। इसके बाद यह जब सत्ता इसके हाथ में आ जाती है तो यह विश्व विजय के लिए निकल पड़ता है। 1369 के बाद हम 1398 ईस्वी में देखते हैं। 1398 ईस्वी में यह मेसोपोटामिया यानी ईरान क्षेत्र, फारस और अफगानिस्तान को विजित करता हुआ विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली तक आ जाता है। इसके आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान महमूद तुगलक हुआ करता था। तैमूर लंग ने बहुत से शहरों को नष्ट कर दिया था। दिल्ली के निकट महमूद तुगलक की विशाल सेना को निर्णायक रूप से नष्ट कर दिया। जब यह दिल्ली पहुंचता है तो बाकी जो भी शहर है उनको नष्ट करता हुआ जब यह दिल्ली के क्षेत्र में पहुंचता है तो महमूद तुगलक की जो सेना है वह इसके साथ युद्ध करती है और इस युद्ध में निर्णायक रूप से जो कि तैमूर लंग होता है वह महमूद तुगलक के लिए पराजित कर देता है और इसने 18 दिसंबर 1398 ईस्वी में दिल्ली के अंदर प्रवेश कर लिया। जब युद्ध के बाद जो कि हम देखते हैं कि 18 दिसंबर 1398 के बाद निर्णायक रूप से इसकी विजय हो जाती है और यह दिल्ली के अंदर प्रवेश करता है। इसके सैनिक कई दिनों तक दिल्ली को लूटते रहते हैं। यह केवल 15 दिन तक दिल्ली में रहा और 15 दिन तक जब तक यह 15 दिन तक यह दिल्ली में रहा उस समय तक यह बड़ी मात्रा में संपत्ति लूटकर भारत से बड़ी मात्रा में संपत्ति लूटकर ले गया। ऐसा माना जाता है कि इन 15 दिनों में इन्होंने बहुत सी हत्याएं की और लोगों को अगवा किया और इसके साथ ही जो भी दिल्ली की संपत्ति थी वह लूटते रहे और 15 दिन में जो भी लूट का सामान था वो इकट्ठा कर वापस चले गए। 1398 ईस्वी में इसकी सेना सिंधु के जिन जिन स्थानों से गुजरी वहाँ के इन्होंने अराजकता फैलाई। इसकी सेना जहाँ से भी गुजरती थी, जिस शहर व गांव से भी गुजरती थी, वहाँ पर क्रूर हत्याएं करते जाते थे। इस प्रकार जो भी क्षेत्र थे वहाँ पर अराजकता यह फैलाते गए थे। इसके उपरांत ही दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो गया। जब दिल्ली पर इस प्रकार का आक्रमण हुआ, लूट फरोख्त हुई, तो यहाँ की जनता और यहाँ के शासक दोनों ही कमज़ोर होते गए। इस कमजोरी को देखते हुए दिल्ली सल्तनत के जो भी शासक आए
वह पतन के कारण उतने नहीं बना पाए और इसके उपरांत ही दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो गया था। आइए देख लेते हैं घर की विधि के बारे में कि ये इस युद्ध में किसने साथ दिया था। इस युद्ध में खिज्र खां नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने तैमूर लंग का साथ दिया था। यह भारत से इनकी सहायता कर रहे थे, इसलिए तैमूर लंग ने इसके इसके उपलक्ष्य में इनको एक गिफ्ट भी मिली। इस उपहार के बारे में जान लेते हैं। इसलिए जो तैमूर लंग था, इसने अपने बेटे शाहजादा शाहरुख का संरक्षक नियुक्त किया। जब यह खिज्र खां से प्रभावित हो जाते हैं और खिज्र खां के लिए जो यह अपने पुत्र का जो इनका जो पुत्र होता है शहजादा शाहरुख खां, उसका अंगरक्षक के रूप में या संरक्षक के रूप में खिज्र खां को नियुक्त कर देते हैं। यही खिज्र खां जो कि घर का वेदी होता है, जो कि डिटेल्स देता है, जानकारी देता है और युद्ध करने के लिए इसको प्रोत्साहित करता है, यह खिज्र खां सैयद वंश की नींव डालता है। खिज्र खां सैयद वंश की नींव डालता है और अगला जो भारत में दिल्ली सल्तनत का वंश आता है वह आता है सैयद वंश, जिसके बारे में हम अपने आने वाले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से इसके यह लेक्चर ख़त्म करने से पहले हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तैमूर लंग के बारे में जो भी विशिष्ट जानकारियाँ उनको देखते हैं। तैमूर लंग मंगोलिया देश की तैमूर जाति का एक व्यक्ति था जो कि 14वीं सदी में शासक बना। यह अपने पिता जो कि अमीर हुआ करते थे उनके सिंहासन पर बैठकर इसने जब इसके हाथ में शक्ति आ गई तो यह शक्ति प्राप्त करने के बाद विश्व विजय करने के लिए निकल पड़ा। 1398 ईस्वी में यह मेसोपोटामिया, फारस और अफगानिस्तान को विजित करते हुए विशाल सेना के साथ दिल्ली में प्रवेश करता है। इसके आक्रमण से दिल्ली के सुल्तान जो महमूद तुगलक होते हैं वह पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के उपरांत 18 दिसंबर 1398 ईस्वी में यह दिल्ली में प्रवेश करता है और 15 दिनों तक दिल्ली को लगातार लूटता है। दिल्ली को लूटते रहने की से यह एक घटना होती है और इस घटना के कारण दिल्ली सल्तनत का पतन यहीं से प्रारंभ हो जाता है। जब वापस यह जाता है तो सिंधु नदी के जिन जिन क्षेत्रों से यह गुजरता है तो इसकी सेना बहुत ही अराजकता की स्थिति पैदा करती है। यहाँ पर मारकाट करती है, हत्याएं करने के बाद और लूट फरोख्त करने के बाद यह चले जाते हैं। यह जो युद्ध था इसमें खिज्र खां द्वारा तैमूर लंग की सहायता की गई थी। अतः तैमूर लंग ने प्रसन्न होकर जो खिज्र खां थे उनके लिए अपना जो पुत्र था शहजादा शाहरुख, उसका संरक्षक नियुक्त किया। साथ ही खिज्र खां इनके विशेष बने रहे और इस कारण इन्होंने भारत में प्रशासन करने के लिए इनकी सहायता की। हम देखते हैं कि खिज्र का अगले जो वंश आता है सैयद वंश, उसकी नींव रखते हैं। आप देख सकते हैं तैमूर लंग के लिए इनका नाम तैमूर लंग इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह एक पैर से लंगड़ा हुआ करता था, इस कारण इसका नाम तैमूर लंग हुआ करता था। इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का प्रशासन इसने फैलाया हुआ था, जो कि मेसोपोटामिया और ईरान, अफगानिस्तान का, यहाँ पर जो भारत के बाहर पाकिस्तान के बाद यह अफगानिस्तान का जो कांदार रीजन है, यह क्षेत्र है, यह अफगानिस्तान हुआ करता था। यह काबुल देख सकते हैं। और इसके बाद जो ईरान क्षेत्र है यह ईरान क्षेत्र था। ईरान क्षेत्र के बाद हम जो देखते हैं कि जो फारस का जो क्षेत्र था यहाँ पर यह विजित करता हुआ भारत की ओर बढ़ता है और भारत में यहाँ पर दिल्ली में प्रवेश करता है। दिल्ली में प्रवेश कर यह 15 दिनों तक दिल्ली को लगातार लूटता है और इसके उपरांत ही यह वापस जाता है। वापस जाते हुए ये जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, इसके आसपास के क्षेत्रों को यह लूटता जाता है। यहाँ पर अराजकता की स्थिति पैदा करता है और यह वापस चला जाता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसको ऐसे बच्चों तक पहुँचाएं जो पढ़ाई करने में असक्षम हैं और शैक्षणिक संस्थानों की फीस भरने में सक्षम नहीं हैं। और आपके लिए धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।